इस टेक्निक का नाम है रेन फ्रॉम हेवन। इसमें वन डायरेक्शनल स्ट्रोक किए जाते हैं और ये काफ़ी हेल्प करती है स्ट्रोक को इम्प्रूव करने में। एक बार कमेंट सेक्शन में मी लिखना, ME, अगर आप वो लोग हैं जो प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना चाहते हैं। कई सारे मैसेजेस, कई सारे ईमेल्स, फीडबैक्स वगैरह मैं देखते रहता हूँ आप सभी के। तो एक चीज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनली जाना चाहते हैं लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन कंजप्शन बढ़ गया है कोविड के बाद। कंटेंट का कंजम्पशन करना धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पे डिसाइड करना जरूरी कि आप ऑनलाइन क्या देख रहे हो, ऑनलाइन क्या कंज्यूम कर रहे हो। ये चीज मैंने पहले भी बहुत तरीके से बहुत बार बोली है समझाने के लिए, क्योंकि ये टाइम एक बार आपका चले गया और इस टाइम में अगर आपको लत लग गई है ऐसी चीज़ों की जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद कर दोगे और आगे चल के वो फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। ये खासकर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो स्कूल लाइफ में है, जो कॉलेज लाइफ में, और जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पैशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम हमेशा रिलैक्स कर रहे होंगे या फिर हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होगा। पैशन को फॉलो करते समय बस एक बेनिफिट सबसे ज़्यादा हमें मिलता है कि हम मेहनत करते समय टाइम नहीं देखते हैं। मेहनत करते समय हम मेहनत करते चले जाते हैं। अगर हम किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे होते जिसमें हमारा पैशन नहीं होता तो हम मेहनत करने से पहले टाइम देखते हैं, यार इतनी घंटे मेहनत करूंगा मैं, इससे ज़्यादा कौन करेगा, वो चीज़ होती है। लेकिन पैशन को जो फॉलो करते हैं, अपने इंटरेस्ट के ऊपर जो काम करते हैं, उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है और वही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा आगे लेके जाती है कि वो मेहनत करते समय टाइम देख के मेहनत नहीं करते हैं। जितना मेहनत करना पड़े उतना करते हैं, जितना सीखना पड़े उतना सीखते हैं। तो इसलिए आप में से जितने भी लोग हैं जो पैशन के हिसाब से इस फील्ड में आना चाहते हो प्रोफेशनली, इस बात को बहुत ध्यान से रखना कि आप टाइम बर्बाद ना करो और जितना सीख सकते हो उतना सीखो इस फील्ड के बारे में। जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितने ज़्यादा नॉलेज मिलती है, उन सब को लो और सीरियसली काम करो इस फील्ड में। ईजी नहीं है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना, लेकिन मेहनत कर रहे हो, दिन भर काम कर रहे हो और सीखने में बिलीव करते हो तो वहाँ पे वो चीज़ आपको निकल के आपको रिजल्ट देती है। तो ऐसा मत समझना कि किसी चीज़ में स्कोप नहीं है, स्कोप सब में है। लेकिन हमेशा अपने आप से एक चीज़ पूछना, क्या मैं डिजर्विंग हूँ उस चीज़ के लिए? क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ जितनी चाहिए? एक बार अपने आप से दिल से आपको सच में पूछना, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी भी करता हूँ। हमेशा मैं पूछता हूँ कि क्या मैं दिन भर मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ठीक से। तो उससे आपको एक अच्छा खुद से एक रिजल्ट, एक रिप्लाई आता है अंदर से। तो आपको उससे समझ में आता है कि आप कहाँ पे चीज़ें बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना टेंशन बर्बाद कर रहे हो। दिल से पूछना अपने आप को कि मैं सीरियस हूँ, सीरियसली उतना काम कर रहा हूँ, सीरियसली उतना सीख रहा हूँ, सीरियसली उतना सीख रही हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज के इस लेसन में ये तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में बताना ओके आपके थॉट्स इस बारे में। आज के लेसन में हम लोग एक एक्सरसाइज देखेंगे। एक सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन ये छोटी सी एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है हमारा सीन, जो भी एक्चुअल इमेज, जो भी आर्टवर्क हम बना रहे हैं उसका जो फील है उसको कैप्चर करने में, जो सीन का इमोशन है उसको कैप्चर करने में छोटे रूप में, ताकि हम जब बड़ी पेंटिंग्स बनाएं तो हमें समझ में आ जाए कि वो एक्चुअल फील कैसा देगी। अदरवाइज क्या होता है कि हम कोई बड़ा आर्टवर्क बना लेते हैं और उसमें से वो फील नहीं आ रहा होता तो उस बड़े आर्टवर्क में बहुत ज़्यादा टाइम देके कोई वैल्यू नहीं मिलती। क्योंकि कई बार आप लोग एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग्स बनाएंगे, कई बार आप लोग किसी कंपटीशन के लिए, किसी शो के लिए वर्क्स बनाते हैं या खुद के लिए भी बनाते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम इतना खूबसूरत बनाएंगे, हम इतना अच्छा बनाएंगे। लेकिन अगर आपका उस सीन का इमोशन कैप्चर नहीं हो रहा है, उस सीन में जो आप फील चाहते हो, अगर आप एक रात का सीन चाहते हो और उसमें रात की फील नहीं आ रही, आप एक लड़का हंसता हुआ चाहते हो लेकिन वो हंसी की, खुशी की इमोशन झलक नहीं रही है, तो उसमें डिटेलिंग्स में और सारी चीज़ों में मेहनत करके आपका टाइम बर्बाद होगा। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इमोशन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लाइट एंड शेडो को समझेंगे, और ये छोटी सी एक्सरसाइज आप डेली बेसिस में भी कर सकते हो और बहुत ही ईजी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उसके ऊपर आज बात करेंगे आज के इस लेसन में। लेसन शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट और, इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन जो कि अप्रैल में होगा, उसके ऊपर हमने जो फेसबुक ग्रुप बनाया था इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन, अगर आपको नहीं पता तो ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है रियांश राव आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रैल में। इसके ऊपर हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया था जिसके ऊपर बहुत सारी आर्ट की नॉलेज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स उस कंपटीशन के होने से पहले आती रहेंगी, जिसकी वजह से जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट को बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा और टाइम टू टाइम अपडेट्स भी मिलती रहेंगी कंपटीशन से रिलेटेड। तो इसके ऊपर हमने ग्रुप बनाया था। ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया है, उसको प्लीज ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में मैं कल लाइव आऊंगा और लाइव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करूंगा। इस कंपटीशन के पीछे का जो विजन है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। और इस लाइव सेशन को करने के पीछे दो कारण है। एक तो ये कि मुझे अपने थॉट प्रोसेस चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर करना, जिसके वजह से
एज ए स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि इस कंपटीशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं या क्या क्या थॉट प्रोसेस होने चाहिए किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाने के पीछे, और कितना इंपॉर्टेंट ये कंपटीशन होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस लाइव सेशन में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप एज ए प्रोफेशनल भी इस फील्ड में जाओगे ना, प्रोफेशनल भी आर्ट के फील्ड में काम करोगे, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाना, ये कंपटीशन करना, ये कुछ भी आप ऑर्गेनाइज करवाओगे या कुछ भी आप करोगे तो उसके पीछे का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो एज ए प्रोफेशन भी आपको बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। तो इस लाइव सेशन को जरूर अटेंड करना। टाइमिंग वगैरह इस ग्रुप के अंदर अपडेट करी जाएंगी, तो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ सबसे ऊपर, इसको प्लीज ज्वाइन कर लेना। तो मिलेंगे कल लाइव, बात करेंगे इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के पीछे की विजन के ऊपर। अब ये लेसन शुरू करते हैं। मेक श्योर कि आप भी इस लेसन को साथ साथ समझो भी और साथ साथ प्रैक्टिकली भी करो, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है साइड में, तो आप देख सकते हो कि इस इमेज में हम सिर्फ दो चीज़ की स्टडी करेंगे, एक है लाइट, एक है शेडो। ओके, और एक छोटा सा मैं यहाँ रफली बॉक्स बना रहा हूँ, बहुत ही स्मॉल साइज का है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, पूरे प्रोसीजर को समझो, और ये प्रोसेस कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे काम आता है, उन चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरे लेसन को ध्यान से सुनते हुए करना। यहाँ पे मैं एंगल्स पहले देख रहा हूँ कि ये मेन चीज़ यहाँ पे इनका जो ठेला है, इस ठेले में जो बड़े बड़ी लाइन्स हैं, जो एंगल्स हैं, अगर वो हमने सही जगह पे प्लेस कर दिए, अब इस ओल्ड मैन, ये जो पर्सन है जो सब्जी बेच रहे हैं, उनकी जो इमेज है उसको हम रफली प्लेस करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े कुछ शेप्स हैं, मैं सारी चीज़ों को एज ए शेप देख रहा हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेशली जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज करते हो तो चीज़ों को चीज़ों की तरह नहीं, शेप्स की तरह देखना ज़रूरी है। ये मत देखो कि यहाँ पे एक ठेला रखा हुआ है, इसमें इतनी सारी सब्जियाँ रखी हुई है, यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है। ऐसे सोचोगे तो बहुत गड़बड़ियाँ करोगे। ऐसे सोचो कि सिर्फ कुछ शेप्स हैं, ओके, कुछ आकार बने हुए हैं, उस आकार को हमें सिंपली कॉपी करना है। जैसे कि बचपन में हम बोलते थे ना कि अपने दोस्त को कि कॉपी करना है तो कॉपी कर, नहीं समझ में आ रहा है हैंड राइटिंग तो जैसा डिज़ाइन बना है सेम डिज़ाइन बना दे। तो वो वाली जो माइंडसेट है ना, वो आर्ट में काफ़ी काम आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटर्स नहीं है, ABCD नहीं लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ें। यहाँ पे शेप्स हैं, यहाँ पे लाइंस हैं, और उन लाइंस को स्टडी करने के लिए हमें उस लाइंस की आकार, उस लाइंस का प्रोपोर्शन, एंगल, हमें वो सब स्टडी करना होगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें एज ए शेप की तरह देखना। तो आप देख सकते हो मैं रफली एज ए शेप देख रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे मैं शेडो को थोड़ा सा शेडिंग भी कर रहा हूँ हल्की फुल्की, वो भी एज ए शेप में कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक इमेज लेनी है। यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है। आप शुरू में थोड़ी सी इजी इमेज ले सकते हो जिसमें डार्कनेस और लाइटनेस दोनों हो, थोड़ी शेडो हो, थोड़ी लाइटनेस एरिया वाला एरिया हो, ताकि आप थोड़ा सा उसमें एक्सपेरिमेंट कर सको, प्रैक्टिस कर सको। ऐसा भी इमेज मत ले लेना जिसमें बिल्कुल ही परछाई ही ना हो, एकदम फ्लैट इमेज हो। शुरू में वो इमेज नहीं लेनी चाहिए एज ए बिगिनर, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी पैदा करती है हमें लाइट और शेडो को सीखने में। फ़र्ज़ करिए कि ये वाली पेंटिंग मुझे बनानी है, जो इमेज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर ये पेंटिंग मुझे बनानी है तो मैं उसको डायरेक्टली नहीं बनाऊंगा, मैं इस तरीके से स्टडी पहले करूँगा। इस टेक्निक को बोलते हैं रेन फ्रॉम हेवन। जिस वे में मैं भी पेन को चला रहा हूँ, ओके, पेन पेंसिल जो भी आप चलाओ आपकी मर्जी है, लेकिन जिस वे में मैंने यहाँ ऊपर के बैकग्राउंड एरिया में शेडिंग करा उसको बोलते हैं रेन फ्रॉम हेवन। जैसे स्वर्ग से बारिश हो रही है ना, उस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में जब शेडिंग की जाती है तो उसको रेन फ्रॉम हेवन टेक्निक बोलते हैं। और ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंसी को बढ़ा देती है, स्पीड को बढ़ा देती है, और काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म लगती है। और इसलिए ज़्यादातर मुझे जब बड़े एरियाज़ में फिलअप करना होता है तो मैं इसी रेन फ्रॉम हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। अब जो भी चीज़ इस ठेले में मुझे दिख रही है, मैं एज ए शेप्स, रैंडम शेप्स में उसको उस जगह पे प्लेस कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं। अगर हमें पेंटिंग बनानी होती है तो हम ट्राई करते हैं कि सब कुछ बनाएं, ड्रॉ करें, उसको कलर करना शुरू कर दें। लेकिन ये जो छोटा सा थंबनेल स्केच की तरह हम जब इसको करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि किस चीज़ को डार्क करना है, किस चीज़ को लाइट रखना है, और वो विजुअली कैसा फील दे रहा है, मतलब विजुअली देखने से कैसा फील आ रहा है उसको। तो जब ये छोटा सा स्केच जो मैं आपको सामने अभी बना रहा हूँ, जब ये पूरा बन जाएगा तो इसको देख के आप भी एहसास कर पाओगे कि ये कैसा फील दे रहा है। अगर वो फील अच्छा लग रहा है तो हम उसको पेंटिंग में भी बनाएंगे। अगर वो नहीं लग रहा है अच्छा तो हम कुछ चेंजेस करेंगे इस छोटे छोटे स्केचेस में। और इन छोटे स्केचेस में आप चेंजेस इजीली कर सकते हो और उसको
फिर आप अपने बड़े पेंटिंग्स में, बड़े आर्टवर्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि हमारा बाद का गोल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रैंडमली रफली एक स्केच बना रहा हूँ और डार्क और लाइटनेस को स्टडी कर रहा हूँ। मैं फिलअप कर रहा हूँ वो सारे एरियाज को जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। इस फोटो में मुझे कुछ एरियाज में लाइट दिख रही है, जैसे कि वो जो पर्सन बैठे हैं उसकी राइट तरफ में लाइट पड़ रही है, कुछ सब्जियां रखी हैं उसके राइट तरफ में लाइट पड़ रही है। तो लाइट और शेडो को हम लोग सिर्फ सिंपल शेप समझेंगे। तो मैं सिर्फ फिलअप कर रहा हूं उस एरियाज को जहां पे डार्कनेस है। तो आप एक बार चीज़ को समझने की कोशिश करो। एक बार मेरे जिस वे में मैं इसको फिलअप कर रहा हूँ, देखो मैं हर जगह को फिलअप कर दे रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जी है, यहाँ पे और डार्क होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। जहाँ पे परछाई आ रही है मैं उस जगह को फिलअप कर दे रहा हूँ। ओके, इससे हम सिंप्लिसिटी, यूनिटी करना सीखते हैं। एक आर्टवर्क में यूनिटी लाना सीखते हैं, और यूनिटी तभी आती है जब हमारा लाइट फैमिली और शेडो फैमिली एक कॉम्बिनेशन के अंदर हो। यहाँ पे जो शेडो फैमिली आप देख रहे हो, जो परछाई वाला एरिया देख रहे हो, आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है वो भी एक शेडो में है, जो साइड के फल रखे हैं, सब्जियां रखी हैं, वो सारी चीज़ें एक शेडो के अंदर है। तो वो सब एक में आ गया। और जो लाइट वाला चीज़ है, जो लाइट वाला हिस्सा है, वो सारी चीज़ें एक में आ गई। तो सिंपल एक दो वैल्यूज़ के अंदर हमने पूरे इस पिक्चर को डिवाइड कर दिया। हम इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं देख रहे हैं कि इतनी सारी सब्जियां, इतनी वैरायटीज़ हैं, पीछे में तो थोड़ा सा घर भी दिख रहा है, पीछे नीचे में थोड़े चक्के भी दिख रहे हैं। इतना कुछ नहीं सोचना होता जब हम इस तरीके के छोटे रूप में स्केचेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा गोल होता है कि लाइट और शेडो को जब हम करें तो वो कैसा विजुअली कैसा फील दे रहा है, एज ए व्यूअर हमें कैसा फील दे रहा है। अगर हम शुरू से ही डिटेलिंग कर दें और वो विजुअली फीलिंग नहीं दे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें डिटेलिंग्स ऐड करने का। मैं यहाँ पे सेकंड लेयर ऐड कर रहा हूँ और ज़्यादा लेयर्स ऐड कर रहा हूँ पेन के माध्यम से, ताकि और डार्कनेस हम अचीव कर पाएँ। कभी भी पेन का अगर इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो एक बार में डार्क करने की कोशिश मत करना, लेयर वाइज डार्क करना। इसके दो फायदे हैं, एक आपका पेपर सेफ रहेगा, दूसरा आपको आइडिया लगते रहेगा कि हाँ मैं और डार्क कर सकता हूँ, मैं और डार्क कर सकती हूँ। अगर आप शुरू से ही पूरा डार्क कर दोगे, पेन को एकदम रगड़ के चला दोगे, तो फिर आपके पास मौका नहीं रहेगा उसको वापस से लाइट करने का। सेम तरीका अप्लाई होता है चारकोल के केस में। चारकोल में भी हम एक बार में डार्क नहीं करते हैं चीज़ों को, लेयर वाइज करते हैं, धीरे 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 धीरे, ताकि हम स्टडी करते हुए चलते कि हाँ इतना डार्क किया कैसा लग रहा है, और डार्क कर सकते हैं क्या, और डार्क कर सकते हैं क्या। तो हमारे पास स्कोप रहता है और डार्कनेस ऐड करने का। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने शुरू में लाइट का एरियाज काफ़ी ज़्यादा छोड़ा था। अब उन लाइट के एरियाज में कुछ जगहों पे मैं हल्की सी डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ। देखो, आप देखो इस जगह पे भी देखो, हल्की हल्की डार्कनेस किसी किसी जगह पे मैं ऐड कर रहा हूँ। क्यों ऐड कर रहा हूँ? ताकि जो सबसे ज़्यादा लाइट वाला एरिया है, जो ये ह्यूमन फिगर यहाँ पे है, उसके सबसे राइट में जहाँ पे एकदम ज़्यादा लाइट पड़ रही है, या फिर ये प्लास्टिक्स जो रखे हैं सफ़ेद कलर के जिसमें सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, हम उसको सबसे ज़्यादा सेफ रखेंगे, ताकि वो एंड में सबसे ज़्यादा फील करे कि हाँ सबसे ज़्यादा लाइट यहीं पे पड़ रही है। ओके, इसीलिए पहले हमने क्या किया, सब जगह को डार्क किया और लाइट वाले एरिया को लाइट छोड़ दिया, ये दो चीज़ की। उसके बाद हमने देखा कि डार्क एरियाज़ में और डार्कनेस ऐड की जा सकती है क्या, तो वो हम कर रहे हैं। फिर लाइट वाले एरियाज़ में हम देख रहे हैं कि जो हाफ टोन्स हैं, उस हाफ टोन्स में किस किस जगह पे हमें हल्की सी शेडिंग हाफ टोन ऐड करना है, और किस किस जगह को प्योरली पेपर को वाइट छोड़ देना है। ये कुछ बातों को हमें अपने आप से पूछना होता है, ताकि हम अपने पेपर, अपना जो हम सीन बना रहे हैं, जो आर्टवर्क बना रहे हैं, उसमें लाइट शेडो सारी चीज़ें बैलेंस्ड लगे, ताकि जब हम इसको फाइनल पीस में उतारें तो उसका विजुअली कंप्लीट फील आना चाहिए। और ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये सारी छोटी छोटी डेलिकेसीज सीखने में। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस तरीके की इमेजेस खुद भी खींचो, नेट से भी निकालो, या फिर आपको जहाँ से मिले आप वहाँ से लो, लेकिन उसको छोटे रूप में, छोटे रूप में स्केचेस करो। और स्केचिंग के लिए आप ऑब्वियसली पेन का इस्तेमाल कर ही सकते हो, लेकिन पेंसिल एंड चारकोल का इस्तेमाल करके आप इस तरीके के छोटे छोटे स्टडीज़ कर सकते हो, और इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। ओके, पेन से भी स्केचिंग करते रहने से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ऑब्वियसली शुरू में डिफिकल्टी होगा, गलती होगा, लेकिन वो चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि हम लर्निंग स्टेज में हैं। तो वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर करके देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी जब आप इस तरीके के एक्सरसाइजेस करोगे डेली बेसिस पे। और जब भी कोई सीन बनाओ, उस सीन बनाने से पहले उसका एक छोटा रूप
ओके, एक थंबनेल स्टडी करके इस तरीके से लाइट और वैल्यू का स्टडी करने से आपको काफ़ी, अगर आप कंप्लीट बिगिनर है ना तो प्लीज़ समझना कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप अभी जिस ढंग से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब कि डिटेल्स बनाना या फिर डायरेक्टली पोर्ट्रेट्स बनाना, इन सब चीज़ों में ही सिर्फ अगर आप इन्वॉल्व हो, इसमें ही आप लिमिटेड हो, तो समझना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाओगे। ये जो भी चीज़ें हैं, ये स्मॉल स्केचेस बनाना, लाइट एंड वैल्यूज़ की स्टडी, लाइट एंड डार्कनेस की स्टडी करना, वैल्यूज़ को समझना, ओके, फीलिंग, जो एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं कि सीन का एक्सप्रेशन छोटे रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन चीज़ों को समझना, ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमें प्रोफेशनल लाइफ में घुसने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि आगे चल के सिर्फ आप, ये नहीं होगा कि सिर्फ ड्राइंग जो मिल गई उसको करोगे, आप चीज़ों को स्टडी करना सीखोगे, आप चीज़ों को समझना सीखोगे, विजुअल अपीयरेंस कैसा आता है उसके ऊपर फोकस करोगे, डिज़ाइनिंग सेक्टर में अगर आप घुस रहे हो तो उसकी फील कैसे आ रही है उसको समझने की कोशिश करोगे। उन सब चीज़ों को गहराई से समझने के लिए ये छोटे छोटे एक्सरसाइज, ये छोटे छोटे लेसन्स, ये छोटी छोटी बातें हमें डेली लाइफ में उतारनी ज़रूरी है, सो दैट हम बाकी काम में भी, अपने आर्टवर्क में जितने भी और भी काम होते हैं, भले आप पेंटिंग कर रहे हो या फिर कोई भी मीडियम कर रहे हो, ये फंडामेंटल लेवल है, ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल लेवल है। वैल्यू की स्टडी करना, स्केचेस को समझना, सीन को समझना, ओके, उसकी कॉम्पोजिशन करना। और यहाँ पे ये छोटे रूप में जब आप स्केच करते हो तो आप कॉम्पोजिशन भी चेंज करके देख सकते हो। बहुत सारी पेंटिंग ऐसी होती है कि उसमें बहुत दिन आपने लगा दिए लेकिन वो कॉम्पोजिशन वाइज अच्छी नहीं लगती, तो कॉम्पोजिशन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो जब आप छोटे रूप में स्केच करते हो। तो स्केच में मैंने एक चेंज किया, देख सकते हो आप, कि मैंने लाइट को थोड़ा डिम रखा है ताकि मेन फोकस इस पर्सन के फेस पे ज़्यादा जाए। अब इस तरह के फंडामेंटल लेवल पे अगर आप काम करते हो तो टाइप है आई इन द कमेंट्स। ऑल्सो अगर आप ये वर्क मेरे साथ साथ कर रहे हो या इस स्टडी को आप करते हो तो इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करना, हैशटैग इस्तेमाल करना वैल्यू स्टडी विद रेयांश राहुल, एंड आई विल लव टू सी योर वर्क। आई होप कि आपने इस लेसन में आपको कुछ नॉलेज मिली हो, और आपने अगर प्रैक्टिकली भी किया है इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, मुझे टैग ज़रूर करना अपनी स्टोरीज में। आई विल लव टू सी योर वर्क कि आपने प्रैक्टिकली किया भी है। कल मिलते हैं फिर इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के फेसबुक ग्रुप में लाइव, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी बहुत सारे ऐसे लेसन्स आने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत कुछ शेयर किया जाएगा यूट्यूब पे। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि उन सभी चीज़ों के कारण बहुत सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जिनको चैनल के बारे में पता चल रहा है और वो लोग भी सीखना शुरू कर रहे हैं। सो एक तरीके से बहुत लोगों की हेल्प हो जाती है आपके छोटे से लाइक या शेयर से। कमेंट में ज़रूर बताना आपके और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन एरा है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारी सब कुछ हमें मिल रहा है बहुत ईजी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उसका सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है, समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, एंड मिलते हैं अगले लेसन में।